पीएलसी सिस्टम इंडस्ट्रीज में लगे रहते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स। तो ऑटोमेशन में बहुत सारी आईसीज होती हैं, माइक्रोवेव्स में आईसीज होती हैं, कंप्यूटर्स में आईसीज होती हैं। आजकल तो बहुत सारे जो ऑटोमोबाइल्स ठीक है, तो आईसी वहाँ पे भी आपको ऑटोमोबाइल्स में भी मॉडर्न कार्स जो सोफिस्टिकेटेड कार्स हैं उन सब में इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिल जाएंगे। तो ये हुई इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कि इंटीग्रेटेड सर्किट मिलते कहाँ पे हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आईसीज जो है कितने टाइप की होती हैं और इनको कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप की आईसीज अवेलेबल हैं मार्केट में। तो इस चीज को समझने के लिए क्या किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन कैसे होगा? फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है, तो क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है उसके मटेरियल्स के बेसिस में होता है। आईसी कौन से मटेरियल से बनती है? इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली सेमीकंडक्टर्स है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें लॉजिक गेट्स होते हैं या ट्रांजिस्टर्स होते हैं या डायोड्स होते हैं या रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं। तो ये जो किससे बने होते हैं, ये या तो सिलिकॉन से बने होंगे या जर्मेनियम से बने होंगे, या फिर उसमें कुछ कनेक्टिंग वायर्स कॉपर और सिल्वर वगैरह कुछ कनेक्शन के लिए यूज होगा। बाकी मोस्टली आपको क्या मिलेगा उसमें, सिलिकॉन या जर्मेनियम मिलेगा। तो मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल जो होता है इसका, या एक ही मटेरियल से बने हो सकते हैं और या फिर ये मल्टीपल मटेरियल से बने होते हैं। अगर एक ही मटेरियल से बने हैं तो इसको बोलते हैं मोनोलिथिक। अगर पूरे के पूरे आईसी में एक ही टाइप का मटेरियल यूज हुआ है तो उस आईसी को कहते हैं मोनोलिथिक आईसी। ये एक ग्रीक वर्ड है, मोनो मीन्स वन एंड लिथिक इज स्टोन, लिथोस मीन्स स्टोन। सो मोनो एंड लिथोस से मिलके बना है। मोनो मीन्स वन एंड लिथोस मीन्स स्टोन। ओनली वन टाइप ऑफ स्टोन, स्टोन का मतलब है एक मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल। तो केवल एक ही टाइप का मटेरियल जब होता है तो इसको कहते हैं मोनोलिथिक आईसी। अगर कोई आईसी अगर सिर्फ सिलिकॉन से बना हुआ है, पूरा का पूरा सिलिकॉन है, तो एक मोनोलिथिक आईसी है। अगर किसी आईसी में मान लो कि दो टाइप के मटेरियल हैं, मतलब सिलिकॉन भी है जर्मेनियम है भी है, तो उनको कहते हैं हाइब्रिड आईसीज, मोर देन वन मटेरियल। ठीक है, तो अगर आपके एक ही आईसी में पीएन जंक्शन बना हुआ है, मान लो कि आपके कोई आईसी ऐसी है जिसमें पीएन जंक्शन है, तो पीएन जंक्शन कौन से टाइप में आएगा, मोनोलिथिक में आएगा कि हाइब्रिड में आएगा, बताओ। अगर आपके पास एक पीएन जंक्शन बना हुआ है तो ये मोनोलिथिक आईसी होगी कि हाइब्रिड आईसी होगी? दोनों हो सकता है। अगर उसका पी और एन दोनों सिलिकॉन से बने हैं तो मोनोलिथिक होगा। अगर पी और एन अगर आपका पी और एन अलग अलग मटेरियल से बने हैं, मतलब पी साइड सिलिकॉन से और एन साइड जर्मेनियम से बना है, तो हाइब्रिड भी हो सकता है। तो दोनों हो सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग इसका डिवीजन दूसरे तरीके से करते हैं, बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन। बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन वर्ड कहाँ से आ गया इसमें? इंटीग्रेशन तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते थे, ये इंटीग्रेशन आईसी में कैसे आ गया? इंटीग्रेटेड सर्किट, वहां पे भी वर्ड दिया था इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट नाम क्यों दे रहे हैं? इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है, जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं ना, ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट समेशन ऑफ लिमिट, दिस लिमिट number 1 to limit number 2, summation of this function, the area under the curve, in very small intervals, dx intervals,
डीएक्स इंटरवल्स में हम लोग क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते जाते हैं और उसका जो है एक समेशन, जो कंप्लीट समेशन होता है, डीएक्स इज ए वेरी वेरी स्मॉल इंटीग्रेशन. सो बिकॉज this particular integration formula, this represents summation of very small intervals over a time interval over a particular ये measurable x. Therefore similar to that in IC is a very ऐसे टाइप का कुछ चिप होता है एक, उस चिप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स इसके अंदर में, बहुत मल्टीपल थाउजेंड्स एंड लैक्स में कंपोनेंट्स इसके अंदर में फैब्रिकेटेड होते हैं. तो ये एक आईसी बन के आती है. ठीक है, इसलिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इंटीग्रेटेड कहते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन उसका सिमिलर रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, और पहले जो होते थे ऐसे सर्किट बोर्ड लिया, एक पीसीबी बोर्ड लिया और पीसीबी बोर्ड में एक रजिस्टर आया, रजिस्टर को एक के बाद एक कैपेसिटर आया, उनके बीच में यहाँ पे एक सोल्डर मशीन लेकर किसी ने सोल्डरिंग किया. फिर उसके बाद मान लो बीजेटी आया और बीजेटी को कनेक्ट कर दिया, बीजेटी के बीच में और इसके कैपेसिटर के बीच में एक सोल्डरिंग मशीन से सोल्डरिंग करेगा. इस तरीके से मान लो तीन ही कंपोनेंट किसी ने कनेक्ट किए तो एक बहुत बड़ा सर्किट बन जाता है. यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स एक छोटे से आईसी में आ जाते हैं. वहीं पे 3-4 कंपोनेंट्स और मान लो 10 कंपोनेंट्स का भी अगर आपको पीसीबी बोर्ड बनाना है एक, तो एक बहुत बड़ा बोर्ड बनता है. इसका मैंने सीटी में क्वेश्चन भी पूछा था क्योंकि मैंने इसका वीडियो पहले से पोस्ट किया था गूगल क्लासरूम पे. ऑलरेडी आपके पास ही इस चीज का डिस्कशन है ना, अगर आपने देखा हो तो. ओके, तो ये बात हुई आईसी की, आईसी क्या होती है. और हम अब बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन के बेसिस में आईसीज कैसे डिवाइड, कैसे क्लासिफाई की जाती हैं. तो बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन जो पहला डिवीजन है वो है इसका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन. स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन मींस वेरी लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, around up to 100 components are there. So small circuits like diodes or logic gates, up to 100 components we can have into a small scale. So small circuits like a diode circuit or logic gate circuits are called small scale integration. Then medium scale integration, that comes more than 100 components. इसके अंदर मोर देन 100 कंपोनेंट्स होते हैं, उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन करते हैं. और 100 से लेके 1000 तक जो आता है वो आता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. उसके बाद मतलब अगर आपके 1000 तक कंपोनेंट्स किसी आईसी में हैं तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा. उससे भी ज़्यादा अगर कंपोनेंट्स हैं तो वो होता है कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, PLSI. मैंने इसमें अपना मास्टर्स इसी एरिया में किया, एमटेक इन VLSI डिजाइन. सो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कम्स व्हेन देयर आर कंपोनेंट्स ग्रेटर देन 1000. सो मोर देन 1000 टू 10,000, अप टू 10,000 कंपोनेंट्स अगर हैं तो आप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में काउंट कर सकते हो. और इससे भी ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो उसके बाद हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI. और भी ज़्यादा कंपोनेंट हैं तो उसको फिर कुछ लोग बोलते हैं गीगा स्केल इंटीग्रेशन, GSI. इस तरीके से कुछ इंटीग्रेशन बनते जा रहे हैं क्योंकि आजकल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर इंटीग्रेटेड इनटू ए सिंगल प्रोसेसर. i5, i7, ये सब नए नए प्रोसेसर्स आ रहे हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा, बहुत हाई लेवल का इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, तो इंटीग्रेशन हम आपको क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या है. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ आईसी. देखिए जो आईसी हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट है, कोई भी सर्किट है उसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता ही है कि आज के टाइम पे
कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है, कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल एरिया ऑफ एप्लीकेशन नहीं है जहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स ना आ गए। तो एप्लीकेशंस को बेसिकली टेक्निकली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक एप्लीकेशन होता है एनालॉग एप्लीकेशन, एक ग्रुप एप्लीकेशंस का एक ग्रुप हुआ एनालॉग एप्लीकेशंस, और दूसरा ग्रुप होता है डिजिटल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है? डिजिटल वर्ड आपने कहीं सुना होगा, डिजिटल टीवी, डिजिटल रेडियो, आजकल डिजिटल बहुत ज्यादा, डिजिटल एफएम, डिजिटल का वर्ड बहुत ज्यादा, डिजिटल कई कई चीजें आती हैं आजकल, है ना। डिजिटल का यूज बहुत ज्यादा डिजिटल वर्ड यूज होता है। तो डिजिटल क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी एनालॉग टेक्नोलॉजी से मॉडर्न है, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी एनालॉग टेक्नोलॉजी का एडवांस फॉर्म है, इसीलिए डिजिटल के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। और डिजिटल डिजिटल सब लोग करते हैं कि नहीं, हम डिजिटल टीवी खरीदी है, हमने डिजिटल कैमरा खरीदा है। तो इसका मतलब है कि इसके पहले कुछ और था, कोई और टेक्नोलॉजी थी, वो थी एनालॉग टेक्नोलॉजी। एनालॉग टेक्नोलॉजी जो है इससे अभी आजकल डिजिटल कम्युनिकेशन की बात होती है, पर इससे पहले एनालॉग कम्युनिकेशन चलता था। तो अंतर क्या है दोनों में? एनालॉग में जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो अभी भी एनालॉग सप्लाई है। इलेक्ट्रिसिटी जो आती है घरों में वो एनालॉग आती है, वो एक साइनोसॉइड के फॉर्म में आती है। जो एक साइनोसॉइडल फॉर्म है, एक कंटिन्यूअस फॉर्म है, ये क्या है? एनालॉग सिग्नल है। एनालॉग मीन्स आप हर एक पॉइंट पे उसकी डिफरेंट वैल्यू और हर एक पॉइंट पे उसका एक डेफिनेट वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट हैव ए डेफिनेट वैल्यू एट एवरी पॉइंट। अब देखिए हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू और डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि कुछ ऐसे अनसर्टेन ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे हम लोग एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। और इसमें लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब जैसे यहाँ पे 1010 में डाटा चल रहा है, 1010 में इंफॉर्मेशन चल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा केयर नहीं करना पड़ेगा हर एक पॉइंट का। तो यहाँ पे तो क्या होगा, कभी 0.1 होगा, कभी 0.2 होगा, कभी 0.3 होगा, कभी 0.4 होगा, कभी 0.5 होगा। इस तरीके से हर टाइम पे अलग अलग वैल्यू होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 और 0 है। तो इसको हैंडल करना कंप्यूटर्स के लिए कंपेरेटिवली इजी होता है इसके। इसीलिए आजकल ये वाली टेक्नोलॉजी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, 1010 टेक्नोलॉजी है, वो ज्यादा चल रही। ओके, तो बेस्ड ऑन द, तो लेकिन आईसी जो है दोनों टाइप की होती है, एनालॉग टाइप की भी होती है, डिजिटल टाइप की भी होती है। तो एनालॉग एप्लीकेशंस में जो आईसी यूज होती है उनको एनालॉग आईसी कहते हैं। डिजिटल एप्लीकेशन में जो आईसी होती है उसको डिजिटल आईसी कहते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 अलग अलग तरीके से आईसीज का क्लासिफिकेशन किया है। पहला जो तरीका था वो कौन सा था? बेस्ड ऑन द मटेरियल, बेस्ड ऑन द मटेरियल, कि एक ही मटेरियल से बनी आईसी या दूसरे मटेरियल से बनी या कई मटेरियल से मिक्स होकर बनी है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस में था? बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। ओके, सो दूसरा क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन। आई एम ओके, सो टर्निंग ऑन। और तीसरा जो एप्लीकेशन था वो कौन सा था और किसके बेसिस में डिवाइड किया? जो आपके सामने है, बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस। ओके, तो रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको ऐसे मतलब चुपचाप सुनने से अच्छा है आपको उसमें एक्टिव रहना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप ओरली नहीं बोल सकते हैं, माइक ऑन नहीं कर सकते हैं, नॉइस है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, या तो चैट में तो रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए। ओके, तो आपको एक्टिव होके एक्टिवली आपके चैट को यूज करना चाहिए, तभी पता चलेगा ना कि आप उसको सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कोई सुन रहा है। तो इसलिए मैं जब कोई क्वेश्चन पूछता हूँ या कहीं पॉज होता है कि नहीं, एक हमने कितने टाइप के क्लासिफिकेशन पढ़े, अभी इसमें चैट में आप लिखिए कितने तरीके से क्लासिफाई किया है आईसी को।
को लिखना चाहिए बीच बीच में, जिससे कि आपका जो वो है एक्टिवनेस है वो दिखेगा इस पे कि हाँ कोई इसको सुन भी रहा है। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। आई कैन सी दैट यू आर लिसनिंग। ओके, तो अब मैं बात कर रहा हूँ एक नए आईसी की। आज वो है ऑप एम्प आईसी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात मैंने स्टार्ट किया था कि मैं ऑप एम्प बताऊंगा आज। तो ऑप एम्प जो है, ऑप एम्प जो है इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इसका नाम क्यों है, इसका नेम का मीनिंग क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एक एक की बात करते हैं हम लोग, ऑपरेशनल बाद में लेते हैं, पहले बात लेते हैं एम्पलीफायर की। ठीक है, तो एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर का क्या काम होता है, कोई बता सकता है क्या एम्पलीफायर क्या काम करता है? ठीक है, तो एक चीज से इसको समझते हैं। जैसे हम लोग जो बोलते हैं आवाज, मान लो कोई हमारे पास स्पीकर नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होता है कि आवाज दूर दूर तक सुनाई नहीं देती है। और जब आप एक स्पीकर लगा देते हो, एक बड़ा सा स्पीकर कोई ले आया 50 डीबी का या 80 डीबी का, मान लो स्पीकर ले आता है, 60 डीबी का स्पीकर ले आता है, तो क्या होता है कि एक बहुत ज्यादा लाउड आवाज आती है और दूर दूर तक सुनाई देती है। Yes, yes, Priyadarshini, very right. To increase the intensity of the input signal. हाँ, तो ये काम है एम्पलीफायर का। पहले एम्पलीफायर्स आते थे कि मतलब जो आपको स्पीकर से पहले एम्पलीफायर्स कनेक्ट करने पड़ते थे, आजकल कंप्यूटर से लोग कनेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर्स होते हैं, बाहर से एम्पलीफायर्स नहीं दिखते हैं। तो एम्पलीफायर्स जो है वो इंक्रीज करता है सिग्नल की इंटेंसिटी को। मतलब जैसे कोई सिग्नल आपके पास आ रहा था जो कि इसकी इंटेंसिटी कम थी, और आपने यहाँ पे बीच में एक एम्पलीफायर लगा दिया, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई। तो क्या ये ट्रांसफार्मर भी काम कर सकता है क्या? ऐसा काम तो ट्रांसफार्मर भी करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर पढ़ा है क्या? ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा आपने। ट्रांसफार्मर में भी हम किसी कम वैल्यू को ज्यादा वैल्यू में बदल सकते हैं और ज्यादा वैल्यू को कम वैल्यू में बदल सकते हैं। ट्रांसफार्मर भी यही काम करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में नहीं लगाते। उसका रीजन है क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग चाहते हैं कि कम से कम उसमें एरिया कंज्यूम हो। और ट्रांसफार्मर्स में चूंकि कॉइल्स होती हैं, बहुत हैवी होता है, एक तो वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा एरिया भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर डिवाइसेस में नहीं लगाते हैं। और ट्रांसफार्मर जो है वो कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल्स पे वर्क करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। डिजिटल पे लेकिन एम्पलीफायर वर्क करता है। ओके, सो इसलिए हम लोग एम्पलीफायर्स यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स में। एम्पलीफायर्स जो है किससे बनते हैं? सबसे बेसिक और सिंपल एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से बनाया जा सकता है। ट्रांजिस्टर जब कॉमन इमीटर मोड में रहता है, सीई कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, तो वो एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है। लो इंटेंसिटी का इनपुट हो तो इसको एक हाई इंटेंसिटी के आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो एम्पलीफायर है, इसमें एक ऑपरेशनल वर्ड भी जुड़ा हुआ है। ये ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस से आया है बेसिकली। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग, एंटी लॉग,
दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं। तो ये जो एम्पलीफायर है ये मैथमेटिकल एम्पलीफिकेशन तो करता ही है, एम्पलीफिकेशन के साथ साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। ये इसकी प्लस पॉइंट है, इसीलिए इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलते हैं। नॉर्मल एम्पलीफायर बीजेटी से बनता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से बनता है, एफईटी से बनता है, मॉसफेट से बनता है। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कई मॉसफेट मिलके बनाते हैं, कई बीजेटी मिलके बनाते हैं। ठीक है, इसमें अराउंड 25 to 30 ट्रांजिस्टर्स एक साथ होते हैं। इसका एक सर्किट बड़ा सा बनता है, एक बड़ा, अगर इसको मैनुअली बनाया जाए तो 30 ट्रांजिस्टर, 25-30 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इतना मतलब आप एक सर्किट बनाना पीसीबी बोर्ड में बनाने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो उसको क्या करते हैं, इसको हम लोग एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स में बना के देते हैं। इसका एक आईसी आती है, इसकी आईसी मार्केट में आती है। ठीक है, आईसी का नंबर होता है 741 आईसी आती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, जिसमें 8 पिन्स होते हैं। सॉरी, इसमें 8 पिन होते हैं। पहला पिन ऑफसेट पिन होता है, मैं बताऊंगा कि ऑफसेट का मीनिंग क्या है। दूसरा पिन आउटपुट पिन होता है, तीसरा पिन वीसीसी होता है, और चौथा पिन नो कनेक्शन, पांचवा फिर से ऑफसेट होता है, और छठवां ये होता है इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग, और ये होती है माइनस VEE, मतलब नेगेटिव सप्लाई। ठीक है, एक्चुअली नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम, मैंने शायद उल्टा नंबर आपको बता दिया था। 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे 5 6 7 8। नंबरिंग कौन सी साइड से स्टार्ट होगा, उसके लिए एक नॉच बना हुआ होता है आईसी में, तो नॉच जिस तरफ बनाया उस तरीके से उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो आईसी है ये आईसी मोनोलिथिक होती है। पहले तो मोनोलिथिक का मतलब मैं बता चुका हूं। मोनोलिथिक का मीनिंग क्या है, मोनोलिथिक का मीनिंग क्या है? सिंगल मटेरियल। समृद्धि, यस सर। मोनोलिथिक का मीनिंग क्या है? मोनोलिथिक आईसी इसका मतलब है सर वो सिंगल है और फिर सिंगल भी होता है और वो हार्ड भी होता है। एक सिंगल एलिमेंट से बना होता है, इसमें ओनली सिलिकॉन मटेरियल होता है, ओनली सिलिकॉन। सारे के सारे ट्रांजिस्टर जितने भी हैं इसके अंदर, जितने भी हैं आईसी के अंदर, सब सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, इसलिए मोनोलिथिक आईसी है। दूसरा ये एनालॉग आईसी है, इसको एनालॉग आईसी में, क्योंकि इसके मोस्टली एप्लीकेशंस एनालॉग हैं, मोस्टली यूज्ड फॉर एनालॉग। डिजिटल भी हैं, तो ये मिक्स्ड काइंड ऑफ एप्लीकेशंस में एक्चुअली यूज होता है। ठीक है, बट मोस्टली एप्लीकेशंस एनालॉग हैं। और इसमें चूंकि 25 to 30 ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसलिए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में आता है। ये वाला आईसी एक एग्जांपल है, एग्जांपल आईसी, एग्जांपल आईसी मैंने ले लिया है। एग्जांपल आईसी क्या लिया है? ओपैम्प आईसी लिया है। ओपैम्प आईसी में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? अराउंड 25-30 ट्रांजिस्टर होते हैं, और इसलिए स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में आएगा। इंटीग्रेशन वाले क्लासिफिकेशन में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा, और से मोनोलिथिक होगा, मोनोलिथिक और एनालॉग टाइप ऑफ आईसी। ठीक है, बहुत सारी आईसीज होती हैं जो अवेलेबल है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में भी मैं एक आइडिया आपको दे चुका हूं।
ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो एम्पलीफायर है जो कि सिग्नल की इंटेंसिटी या सिग्नल का वोल्टेज कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। दूसरा, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, एंटी लॉग, सब कुछ, ये जो मैथमेटिक्स है वो सब कुछ परफॉर्म करता है। ओके, सो हाउ कैन यू डिफाइन, अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? ऑप एम्प इज एन integrated circuit which performs mathematical operations. Simple. Mathematical operations. ये डेफिनेशन हो गया। अब ये आईसी हमें पता चल गई। आईसी को मैं एक बार और बना देता हूँ जिससे कि आपको फिर से उसके पिंस के बारे में एक नॉलेज हो जाएगा। जब हम आईसी लेते हैं, आईसी को ब्लैक साइड से पीछे से देखते हैं तो ब्लैक साइड रहता है, ब्लैक साइड में, और नीचे पिंस होते हैं, और ऊपर से देखें तो उसके एक जगह पे नॉच बना हुआ था। नॉच को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं और हमेशा लेफ्ट से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट में 1 2 3 4 लिखते हैं, 5 6 7 8 नंबरिंग हो जाती है इसकी। तो पहला जो होता है वो ऑफसेट, दूसरा इन्वर्टिंग इनपुट, तीसरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इनके बारे में और आपको चौथा होता है माइनस वी, पांचवा फिर से ऑफसेट, और छठवें में आउटपुट, 6 नंबर है, ये आउटपुट हो गया। और 7th नंबर होता है वीसीसी, और 8th अगेन नो कनेक्शन वाला। तो पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सप्लाई होती है। अब ये इसमें नेगेटिव सप्लाई भी देते हैं, पॉजिटिव भी देते हैं, +15 और -15 देते हैं। उसका रीजन है क्यों देते हैं, जैसे इसी की नेगेटिव साइड भी एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, होता क्या है कि जब आप कोई इनपुट देते हो किसी एम्पलीफायर में, ये एक एम्पलीफायर है, यहाँ से हम लोग इनपुट लगा रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है एम्पलीफाई होकर। ठीक है, तो इसको जो एनर्जी मिली है वो कहाँ से मिली? एम्पलीफायर से मिली है ना। तो एम्पलीफायर के अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? जब जो पावर सप्लाई इसमें लगी होगी, मान लो यहाँ पे +10 वोल्ट और -10 वोल्ट सप्लाई लगी है, तो उसी से तो इसको एनर्जी मिलेगी। वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ये उसी से तो वोल्टेज बढ़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये अपने आप से कहीं से जनरेट कर लेगा, नहीं, कहीं से अलग के आपको उसमें पावर सप्लाई इनपुट भी देना पड़ेगा, क्योंकि बायसिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो इसलिए ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो हम इस एम्पलीफायर को प्लस माइनस दोनों सप्लाई रहती है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल देख लेते हैं कि सिंबल कैसा होता है, मतलब किस तरीके से हम सर्किट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक डायोड के जैसा सिंबल इसका आपको दिखेगा, अगर आप इसके सर्किट्स वगैरह देखोगे तो इस डायोड टाइप का सिंबल दिखता है। तो डायोड, इसमें अंतर कैसे करोगे? अंतर इस तरीके से होता है कि ऑप एम्प में 2 इनपुट होते हैं और डायोड में सिंगल इनपुट होता है। आउटपुट दोनों में एक ही होता है, ऑप एम्प में भी एक आउटपुट होता है, डायोड में भी एक आउटपुट होता है। लेकिन ऑप एम्प के 2 इनपुट होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग, एक दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग। अब ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं, 2 इनपुट क्यों लगाते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। एक इन्वर्टिंग होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग वाले को लिखते हैं माइनस और नॉन इन्वर्टिंग वाले को लिखते हैं प्लस। अब ये 2 क्यों हैं और दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं अंतर क्या है। अगर आपने एक वेव फॉर्म, एक साइन इनपुट यहाँ पे लगाया और आउटपुट देखा, तो आउटपुट कैसा आ जाएगा? ऐसा आएगा पलट के, मतलब इन्वर्ट हो जाता है। जब आप इनपुट
इन्वर्टिंग टर्मिनल को देते हो तो आउटपुट क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे आ जाता है। जब इनपुट आप ये इस वाले टर्मिनल को देते हो तो आउटपुट में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है। समझ रहे हो क्या मीनिंग हुआ? मतलब आप जैसा इनपुट लगाओगे वैसा का वैसा अगर सेम फेज में सेम टाइप का आउटपुट अगर मिल रहा है तो वो हो गया नॉन इन्वर्टिंग, मतलब कुछ भी बदल नहीं रहा है। और अगर आपने जो इनपुट दिया उसमें ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर दिया उसने, तब क्या हो गया, ये इन्वर्टिंग हो गया। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में। आउटपुट एक ही होता है, ये आपको पता है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा बना हुआ दिखेगा और कहीं कहीं पे इसके साथ में, इस सिंबल के साथ में ही आपको कुछ और पिन बना देते हैं लोग। 3 पिन हो गए, 2 पिन बना देते हैं, एक VCC का, एक -VE का। होते 8 पिन है, लेकिन 8 में से 5 इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट 5 हैं उनको सिंबल में दिखा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, तो ये प्लस माइनस ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा कि माइनस ऊपर ही रहे प्लस नीचे रहे। प्लस ऊपर भी हो सकता है, माइनस नीचे भी हो सकता है। ये तो पलट दिया, मतलब हाँ पॉसिबल है। तो अलग अलग बुक्स में, अलग अलग एप्लीकेशंस में, अलग अलग क्वेश्चन में ऊपर नीचे ये साइन वगैरह चेंज होते रहेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। ये पावर सप्लाई भी किसी किसी में शो हो जाएगी, वो भी आपको दिखेगा, वैसा भी सिंबल आपको दिखेगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये बेटर एम्पलीफायर है, मतलब इसका बहुत हाई कैपेसिटी होती है इसको इंक्रीज करने की। इसको इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी होती है, एक एम्पलीफायर को में इंटेंसिटी इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं गेन से। गेन जो वर्ड है, गेन कितना है उसका, गेन बहुत हाई होता है। गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, गेन। गेन का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए एम्पलीफायर में कि कम होना चाहिए? एम्पलीफायर कौन सा अच्छा होगा, जिसका आउटपुट वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा एम्पलीफायर होगा। जितना ज्यादा होगा ये गेन उतना अच्छा एम्पलीफायर होगा। तो गेन का वैल्यू हमेशा कोशिश की जाती है, जो एम्पलीफायर डिजाइन करता है, जो बनाता है एम्पलीफायर, वो हमेशा कोशिश करता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा गेन मिल जाए। ठीक है, सो यस यू आर राइट, वेरी नाइस प्रयास एंड शिवानी, ऋतिक, this gain should be more, as large as possible. So operational amplifier have very large gain. I will just stop it here. किसी को कोई क्वेश्चन